नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। गरीबी हटाओ का नारा फिर से एक बार देश में गूंज रहा है। कर्ज माफी के ऐलान से 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव के लिए एक नए नारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो हर साल देश के 20% गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देंगे। रुपए बांटने वाली इस योजना को न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय का नाम दिया गया है। अपने मास्टर स्ट्रोक का ऐलान करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे हैं, ऐसे में अब हम उन्हें न्याय देंगे। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह गरीबी मिटा देने का वादा किया है, ऐलान किया है। एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी और बीजेपी के हौसले बुलंद लग रहे थे। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय स्कीम आगामी चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन उनके इस ऐलान से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या न्याय लागू होने से देश में गरीबी पर चोट पड़ेगी? क्या इंदिरा गांधी के 1971 में दिए गए नारे से मिले वोट को आधार बनाकर राहुल गांधी ने यह वादा किया है? सवाल यह भी कि क्या यह योजना प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि को टक्कर दे पाएगी? और सवाल यह भी कि बुनियादी बदलावों के बजाय कब तक इस तरह के तात्कालिक फायदों के सहारे सियासी मैदान मारने की कोशिश की जाती रहेगी। इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का बयान सुनवाते हैं और उस पर आई कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। उनके पिताजी 85 में आए थे, 84 में राजीव गांधी जी, तो उन्होंने कहा था मैं दिल्ली से भेजता हूं 1 रुपया, तो जमीन पर पहुंचता है 15 पैसे। वो पैसे कहां चले जाते हैं पता नहीं है। और राहुल गांधी 10 साल तो मनमोहन सिंह की सरकार में आपकी और सोनिया जी की बहुत चलती थी, उस समय आपको याद क्यों नहीं आई? ये कौन सा छलावा है, कौन सा धोखा है कि एकाएक आप कुंभकर्णी निद्रा से जागते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे। आपने घोषणा किया था कि कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में हम किसानों को ऋण माफ कर देंगे। ऋण माफ हुए क्या? याद करिए। आपने कहा था 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक न कर्नाटका में पूरे किसानों के लोन माफ हुए और मध्य प्रदेश में भी आपाधापी चल रही है। वही हाल छत्तीसगढ़ का है। तो कहने का मतलब ये है कि दिन में सपना दिखाने पर किसी को रोक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपने तो मान लिया था कि इंदिरा जी के गरीबी हटाओ का पालन हो गया, गरीबी हट गई। 55 साल आपकी सरकार ने राज किया, आपने गरीबों के कुछ नहीं किया। तो आज आपका ये छलावा लोगों को जरा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आपके इरादे नहीं नेक हैं। नहीं, मनरेगा की भी स्कीम कांग्रेस के टाइम में आई थी, जिसका लाभ देश के गरीब लोगों को हुआ था। तो मैं समझता हूं कि अगर ये 72,000 रुपये सालाना गारंटी एक परिवार के लिए 20 करोड़ लोगों को ये योजना लाभान्वित करेगी, ऐसा कोई स्कीम वो बना रहे हैं या ऐसी कोई बात वो अपनी मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो उसके बारे में भी राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो घोषणा उन्होंने की है, क्योंकि घोषणाएं करना तो बहुत आसान होता है, उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे वो स्पष्ट करना जरूरी है। जो कांग्रेस पार्टी का ग्रैंड ओल्ड नारा है, उसकी ब्रांड न्यू पैकेजिंग है। ग्रैंड ओल्ड नारा उनका क्या था? गरीबी हटाओ। अब ब्रांड न्यू उसकी पैकेजिंग करके उन्होंने नारा क्या बनाया? गरीबी मिटाओ। तो ये जो गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक का ये 7 दशकों का सफर है। इन 7 दशकों के सफर में सत्ता में 6 दशक तक तो कांग्रेस पार्टी रही या उनकी रिमोट से चलने वाली सरकार रही, और आज भी गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक की बात करने वाली ये पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आपने इन 6 दशकों में, 7 दशकों में किया क्या गरीबों के लिए, गरीब कमजोर तबकों के लिए, उनकी गुर्बत को खत्म करने के लिए, उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए, कि केवल आप नारा देते रहेंगे? तो हम उस देश में हैं जहां पर 60
साल से भी ज्यादा एक पार्टी ने शासन किया है, और इसीलिए जब उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि गरीबी हम हटा देंगे, तो उन तमाम वक्त की याद आती है, उस तमाम सालों की याद आती है जब ये नारा गूंजा था इस देश के सियासी पटल पर, और तब भी कहा गया था कि गरीबी हटाओ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो रिजल्ट, वो परिणाम हमें बार बार याद आएगा जब भी राहुल गांधी ये बात कहेंगे, और यही उन्हें घेरने के लिए तमाम दूसरी पार्टियां, खासतौर से बीजेपी कह रही है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ नया लेकर वो आ रहे हैं। पूरी एक टीम है जो इस योजना पर काम कर रही है। 2-3 दिन में वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें पी चिदम्बरम जैसे नेता जो है वो लगे हुए हैं और बताएंगे कि आखिर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इस पूरी स्कीम को, जिसमें गरीबी हटाने के लिए वो पूरी एक योजना लेकर आ रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की बहुत बात की, और उसके जरिए किसानों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर की शुरुआत हो गई है। क्या उसकी टक्कर में ये राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं, उसकी टक्कर में क्या इन योजनाओं की बात हो रही है, हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी की ओर से विनोद भारती अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुश्री विश्वास कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय प्रकाश अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ ही भरत गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वीपीआई के ये नीति निर्देशक हैं, और इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि इन्होंने वोटरशिप अधिकार को लेकर बहुत काम किया है, और इनका ये मानना है कि वोटर्स को जागरूक करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनके अकाउंट में कुछ पैसे, करीब 1750 रुपए ये लोग ये कहते आए हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए, ताकि वोटर्स जो है वो मोटिवेट हो सकें। और कई 100 से भी ज्यादा सांसद जो हैं इनके समर्थन में आए थे। मैं समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर जो ये मांग है और आज जो बात हो रही है कैश ट्रांसफर की, उसमें क्या समानता है या फिर क्या मौलिकता है ऐसी योजनाओं की। लेकिन शुरुआत में सुश्री जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार था, वो सामने आए। हालांकि ऐलान उन्होंने इसका पहले किया था, आज वो प्रेस के सामने आए, उन्होंने ये कहा कि इस तरह की स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसका फायदा जो है 25 करोड़ लोगों को मिलेगा, 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। जो रकम उन्होंने बताई है सालाना, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। उन्होंने कहा कि कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कैसे ये रकम आएगी, उसका भी हम तरीका बताएंगे, लेकिन कुछ इंतजार कीजिए 2-3 दिन में। अब देखिए, वो बात करते हैं किसान सम्मान निधि की, आप बात करते हैं न्यूनतम आय गारंटी की। वो कहते हैं कि 75,000 करोड़ हम सालाना खर्च करेंगे, आप कहते हैं कि 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा आप खर्च करेंगे। क्या ये सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के फेर में उलझाने की बात है, सिर्फ ये जुमलेबाजी है? क्या ये बीजेपी को टक्कर देने के लिए स्कीम है, या फिर इसमें कोई मौलिकता भी है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबी हम हटाएंगे। देखिए, आपने कहा कि 6 दशकों के लगभग हमारी पार्टी रही, तो चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, या फिर नरेगा या मनरेगा जैसी योजनाएं, कांग्रेस ने जो भी योजनाएं बनाई उनका क्रियान्वयन भी किया। भले ही जीएसटी और नोटबंदी जैसी बीजेपी की स्कीम्स ने देश का बंटाधार किया हो, भले ही नोटबंदी के बाद 99.3% मनी वापस आ गया हो, भले ही जेटली जी बहुत विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो और आर्थिक उदारीकरण की नीति जो है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में दी गई हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि कांग्रेस के पास इंप्लीमेंट करने के लिए एक मौलिक टीम है। वो एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग हैं, जो वो कोई बात कहेंगे तो उसका पूर्व में ये सिद्ध हुआ है। जबकि 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को अगर आप लें, तो चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे वो आधारभूत चीजें हो, तो चुनाव के मद्देनजर वो सम्मान निधि दे रहे हैं या कोई चीज का ईएमआई दे रहे हैं या वोट बैंक कन्वर्जन के लिए जो भी चीजें ला रहे हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां निल हैं। और ये भी जो योजना राहुल गांधी जी ने जिसकी घोषणा अभी की, तो निश्चय ही 2-3 दिनों में इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपको वो क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास उस स्तर के शिक्षित लोग हैं। हम बेरिया विधायक आपके सुरेंद्र सिंह जी या फिर साक्षी महाराज या फिर अन्य लोगों के माध्यम से कोई ऐसी योजना लाने की क्रियान्वयन की आपसे वायदा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास उतनी बुद्धिमत्ता है, हमारे पास उतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी को एप्लीकेबल करने के लिए उस लेवल का थिंक टैंक है, और पूर्व में हमने ये सिद्ध और प्रमाणित किया है। क्योंकि आप बार बार ये कह रही हैं कि पूर्व में सिद्ध किया है, लेकिन वो उसी इतिहास का हवाला देकर के आप पर प्रहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी कहा गया था गरीबी हटाओ, लेकिन क्या हुआ, देश कहाँ पहुंचा, ये सबके सामने है। उसका उदाहरण सामने जो लोग ये कह रहे हैं कि देश कहाँ पहुंचा, तो वो तो वास्को डिगामा और कोलंबस के बाद 2014 में
मोदी जी ने खोद के जमीन से देश को निकाला है, उसके पहले तो वो भारत के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। तो उनकी बुद्धिमत्ता और अध्ययन की कमी को मुझे लगता नहीं कि मुझे इस पर कोई प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। लेकिन गरीबी तो नहीं मिट पाई। देखिए, क्या सूचना और संचार और शिक्षा, क्या जर्जर भारत से इस समृद्ध भारत तक हमने विकास किया है, ये आप उन लोगों से पूछिए जिनके घर तक आज सड़कें हैं। हाँ, 5 साल में चुनावी जुमले और वायदों की आप सिर्फ बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी आपको शब्दों के माध्यम से और तमाम माध्यमों से क्या कहेगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ फेज 2 ये है, और जैसे वो फेल हो गया था वैसे ये भी फेल हो जाएगा। देखिए, 5 साल में जो अर्थव्यवस्था के जो परखच्चे उड़े हैं, जो जीएसटी और डेमोनेटाइजेशन ने लघु उद्योगों की, मध्यम उद्यमियों की, गरीबों की, युवाओं की, रोजगारों की, छोटे उद्यमियों की जो स्थिति है मार्केट की, जो मनी के ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट निल है, जो आप चाहे रियल एस्टेट सेक्टर उठाएं, चाहे आप मनी का फ्लो आप किसी भी सेगमेंट में लें, आप सर्राफा कारोबारियों को उठाएं, बहुत ही बुरी स्थिति है जो फील्ड में है। मतलब आई एम वेरी फ्रैंक, जो 33,000 रुपए की मोरंग ले रहे थे वो आज 1,33,000 रुपए का ट्रक भी पा नहीं रहे हैं। तो क्या धरातल पर क्या चीजें हैं वो हमें भी क्लियर है, जो लोग पैनल पे हैं उन्हें भी क्लियर है। सिर्फ बात करना एक अलग बात है। लेकिन मोदी जी देखिए, चाय वाला बन के आए थे, बीच में अर्थशास्त्री रहे, अब आजकल चौकीदार हैं, लेकिन अल्टीमेटली राफेल की दलाली के अतिरिक्त या अपना कार्यालय भव्य बनाने के अतिरिक्त उपलब्धियां उनके पास कोई है नहीं। और हमने पहले भी भारत को सुदृढ़ किया है, और हमारे पास अभी भी जो योजना हम दे रहे हैं वो मौलिक है, और हालांकि बार-बार की क्षमता है। मैं देख रही हूं कि जो डिस्कशंस चल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उसमें ये गिनवाया जा रहा है कि बीजेपी इतने पैसे ट्रांसफर कर रही है हर महीने, और हम देखिए उससे इतने गुने ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हर महीने। तो इस तरह का डिस्कशन एक चल पड़ा है, और ये कितना घातक है ये मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं, राहुल गांधी खुद कई मंचों से ये कह चुके हैं कि वो कुछ नए तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या कुछ नए बदलावों की जरूरत है और उस दिशा में पार्टियां काम कर रही है, या फिर सिर्फ चुनावों से पहले इस तरह के स्कीम से लोगों को लुभा करके बिना बुनियादी बदलाव के सिर्फ वोट लेने की कोशिश है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं, और बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं शुचि जी, इसलिए जब वो आएंगे तो वो आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये जो स्कीम है उसे समझने की कोशिश करती हूँ, और शुरुआत में रंजीव जी आपसे करती हूँ। एक एक करके मैं आप सबका तर्क इस पर जानना चाहूँगी, आप सबका मत जानना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बड़े नज़दीक से देख रहे होंगे कि ये जो बात हो रही है, राहुल गांधी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी एक रैली में कि वो इस तरह की स्कीम लेकर आ रहे हैं, और फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो और डिटेल में गए, उन्होंने कहा है कि कुछ और डिटेलिंग दी जाएगी कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि उनसे पूछा गया कि इतने पैसे आएंगे कहां से, जिसकी वो बात कर रहे हैं। 3.60 लाख करोड़ रुपए अगर सालाना खर्च करने की बात है तो कैसे आएंगे इतने पैसे। इस तरह की स्कीम से आपको लगता है कि कुछ नया बदलाव, कुछ नई पहल होगी, या फिर पहले जो वादे होते रहे हैं उसी की फहरिस्त में हम इसे भी देखें? नहीं, देखिए, ये वादा दरअसल इतना बड़ा वादा है कि ये बाकी वादों की फहरिस्त में मैं इसको शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि जो घोषणा पत्र आता है आमतौर पर वो बहुत चमकदार होता है और उसमें बहुत सारे वादे किए होते हैं, तो उसमें से ज्यादातर वादे फिर उनमें अमल नहीं होता है और फिर चुनाव आ जाता है। लेकिन ये वादा चूंकि इतना बड़ा वादा है और कांग्रेस भी इसको मान रही है कि उनको इसी वादे की नाव पर सवार होकर के इस चुनाव को लड़ना है, क्योंकि जिस तरीके का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुलवामा और उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद क्रिएट किया गया था, तो कांग्रेस को भी कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसको आधार बना के वो चुनाव में उतरे। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको लेकर सीरियस लग रही है अभी तक तो। अब उनकी सरकार इस वादे के आधार पर बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। और लेकिन अगर सरकार उनकी बन जाती है, जनता इस वादे पर भरोसा करके उनको जिता देती है, तो ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस इस वादे से मुकर जाएगी, क्योंकि इसके खतरे जो होंगे राजनीति से साफ हो जाने के, ये कांग्रेस भी मेरे ख्याल से बखूबी समझ ली। इसलिए मुझे लगता है ऐसा वादा नहीं है कि जिसको कांग्रेस हवा में उड़ा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनको इसको अमल में लाना पड़ेगा और उसकी स्क्रूटनी लगातार होती रहेगी। लोग देखेंगे कि वाकई आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब भी इस तरह की कोई घोषणा होती है तो पहले की जो स्कीम्स हैं उसकी बात होने लगती है, और आज भी राहुल गांधी ने मनरेगा का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि मनरेगा फेज 2 है, मनरेगा हमने लागू किया और उससे बहुत फायदा हुआ इस देश के गरीबों को, और ये बात जो है अलग अलग जगहों पर सामने आई भी है कि हाँ वाकई मनरेगा ने जमीन पर काफी फायदा पहुंचाया है। क्या आप उस फहरिस्त में इसे जोड़कर देखते हैं, उसी तरह की स्कीम के तौर पर इसे देखते हैं? हाँ, देखिए, ये जो स्कीम आज कांग्रेस जिसकी बात कर रही है, ये कांग्रेस के लिए मनरेगा मोमेंट तो है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो लगभग उसी तरीके के मौके पर खड़े होकर के
ये साबित करने की कोशिश की जो गरीब है उसके लिए हम एक न्यूनतम आय की बंदोबस्त करें। देखिए, दो तरीके की चीजें चलती है देश में, खासतौर पे चुनाव के समय और वोट हासिल करने के लिए। एक होता है कि आप गरीबों के ऊपर, या उसमें आप किसानों को भी शामिल कर लीजिए, अगर किसी के ऊपर कोई कर्जा है तो उसको माफ कर दो। दूसरा, आप उनके लिए कोई आय की गारंटी कर दो। जो प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए किया है वो भी आय सुनिश्चित करने की योजना है। कांग्रेस ने उसको, उसका दायरा बढ़ाते हुए कहा कि हम 20% गरीबों में, जो सर्वाधिक गरीब है ऐसे 20% लोगों के लिए, उससे कहीं ज्यादा। आप देखिए, इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है। उसमें 6,000 रुपया सालाना का है, इन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपया महीना दे देंगे, 72,000 रुपया कर देंगे, जो बहुत ह्यूज अमाउंट है, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इसकी तुलना कर रही है मनरेगा से, तो उसके पास एक वजह है, क्योंकि मनरेगा की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते थे, लेकिन 5 साल की सरकार हो गई, हम लोगों ने देखा मनरेगा में पर्याप्त पैसा दिया मोदी सरकार ने भी। यानी वो योजना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जमीन में गरीबों का भला तो कर रही होगी ना, वरना सरकारें यूं ही पैसा तो डालेगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है अगर कांग्रेस मनरेगा से तुलना करते हुए इसको आगे बढ़ा रही है तो उसके पास उसकी पर्याप्त वजह है, और वो उसको ऐसा करना भी चाहिए अगर उसके स्थिति में ऐसा कुछ है। ये जो तुलना आपने की है, उसी तुलना पर आगे मैं चाहती हूँ कि अजय प्रकाश जी आप जरा ऐड करें। आप अर्थशास्त्री हैं और इकोनॉमिक्स के लिहाज से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो बात बीजेपी कह रही है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, जहां पर 6,000 रुपए सालाना देने की बात है, और जो अभी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो 6,000 रुपए मंथली, यानी कि 12,000 के कम इनकम वाले जो भी लोग हैं उन्हें इनकम बैलेंस कर दिया जाएगा, यानी कि वो 12,000 उनके इनकम में शामिल हो जाए। अगर मान लीजिए कि 8,000 है तो उसको 12,000 तक पहुंचा दिया जाएगा, बाकी की रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो क्या सिमिलैरिटी है, या फिर क्या आप देखते हैं दोनों में तुलना अगर करते हैं तो? देखिए, जैसा आपने कहा कि इसके अंदर एक मिनिमम सपोर्ट है, और ये मिनिमम सपोर्ट एक लेवल तक है, तो शायद सारे की सारी फैमिलीज में ही कुछ ना कुछ तो इनकम जरूर हो रही होगी जिससे वो यहाँ तक सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये 12,000 रुपए टोटल हर एक फैमिली को हर महीने देने की बात नहीं है। वो 12,000 रुपए तक का एक लेवल है जिस लेवल तक ये सपोर्ट किया जा रहा है। और जहां तक मैंने सुना उसमें ये भी था कि जैसे ही 12,000 रुपए से ऊपर हो जाता है तो ये सपोर्ट रुक जाता है। हाँ। मैं इस स्कीम को कुछ इस तरीके से देखता हूं, जैसे अगर आप कहीं पे डेवलपमेंट चाहते हैं तो वैसे तो कहते हैं कैरेट और स्टिक अप्रोच, वो एक अलग होती कि एक बार मारा और एक बार आपने कैरेट दी अगर अच्छा काम किया, लेकिन मैं कहता हूं कि कैरेट ऑन द स्टिक अप्रोच। आपके सामने एक कैरेट लगी है, एक डंडी से घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, उसको देख करके कैरेट को अपने सामने वो चलता चला जा रहा है। तो वो 12,000 रुपए तक अगर पहुंचता है और मेहनत करता है तो मेरा मानना है कि किसी प्रकार का उद्यम भी इसके अंदर क्रिएट होना चाहिए। तो उस 20% ऑफ द कंट्रीमैन, 20% वो लोग हैं उनको सपोर्ट करने की बात हो रही है जो हमारे यहाँ सबसे पीछे हैं। तो अगर सबसे पीछे वाले लोगों में हम किसी प्रकार का एक इस तरह का मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, और जब किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पे अगर सपोर्ट क्रिएट हो तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी अपने आप में काफी जल्दी सुदृढ़ हो सकती है। भारत में हम एक तरह का डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो अगर हम स्कीम को देखें तो एक तरफ तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड है। अब दूसरी बात रही वो टोटल कैलकुलेशंस जो हो रहे हैं, शायद इस वक्त उस पे हो रहे हैं कि हर एक को 12,000 रुपए महीना, 6 महीने के हिसाब से 72,000 रुपए, और वो पूरी की पूरी 20-25 करोड़ लोग या 5 करोड़ फैमिलीज को देने हैं। उसके लिए कहीं कोई 4 लाख या 4,60,000 करोड़ के एस्टिमेशंस की बात कर रहा है। तो वो एस्टिमेशन जरूर अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन उतना अमाउंट पूरे का पूरा इसमें नहीं जाएगा। और अगर इसको किसी उद्यम से और लिंक कर दिया जाए, जैसे मनरेगा के समय में लिंक किया गया था, जब आप काम करेंगे तो काम करने पे आपको ये मिलेगा, तो हम देख सकते हैं कि भारत में वो काम की भी वृद्धि हो सकती है। और शायद मनरेगा 2 कहने का जो औचित्य है शायद वो इसीलिए है कि हम एक तरफ काम कर ले जाएंगे और साथ साथ वो पैसा भी दे सकेंगे। लेकिन जो जीवन स्तर है उसे बढ़ाने की बात क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस तरह की स्कीम्स के बाद उठती है कि रोजगार को पैदा करने की बात क्यों नहीं होती है, और उस दिशा में क्यों नहीं सोचा जाता है, उसमें गंभीरता क्यों नहीं दिखती है? ये संकट ही क्यों पैदा होता है कि इस तरह का सपोर्ट जो है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इतनी सारी फैमिलीज को पहुंचाना पड़ रहा है?
ये आपने बहुत ही एक मूल सवाल किया है। अगर हम इस चीज को देख करके और आगे बढ़ जाएं तो हमारा काम हो जाए। वो सतत विकास की जब बात होती है, हम कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करते हैं, तो शायद ये अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू इस तरीके का विकास हम करें तो हमारा काम बन सकता है। कुछ इस तरीके की बातें कही जाती हैं, अगर हम इन लोगों को या कोई भी जगह के ऊपर जहां के ऊपर लोगों के पास पैसा नहीं है उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको किसी ना किसी प्रकार का जॉब बढ़ाना पड़ेगा, हमको उनके पास किसी ना किसी तरह की सपोर्ट पे बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे मनरेगा में 100 दिन का काम दिया जा रहा था, अगर इस पैसे के तहत भी इस तरीके का काम कर दिया जाए कि इसको रोजगार परक बना दिया जाए और रोजगार परक बना करके उस पैसे को दिया जाए, तो अपने आप हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा। अब रोजगार पे हम एक बात यहाँ पे छोटी सी कहना चाहेंगे। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अमाउंट दिया जाएगा, जो ट्रांसफर किया जाएगा अकाउंट में, उसका इस्तेमाल वो परिवार रोजगार क्रिएट करने के लिए भी कर सकता है। वो परिवार ही नहीं, हम कह रहे हैं भारत में ही जो गवर्नमेंट आ रही है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, वो पहले से ही रोजगार सोच करके और कहे कि भाई आपको ये रोजगार करना है, इस तरीके का काम करना, आपको हम पैसा दे रहे हैं। तो पैसा हम 12,000 रुपए दे सकते हैं और उसके लिए दे सकते हैं जिससे भारत का विकास हो। ठीक है, इसके लिए तो कोई रोक नहीं है। ठीक है। ब्रजेश जी, क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कांग्रेस ने? हाँ, कांग्रेस ने कोशिश किया है कि मास्टर स्ट्रोक खेले, और मैं समझता हूँ कि अब आज के युग में अभी कुछ इनका घोषणा पत्र आए और उसमें ये देश को बताएं कि भाई किस तरह से इसको एक्टिवेट, मतलब एक्सेंचुएट करेंगे। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए मनरेगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेकर के आए थे, फिर भी 2014 में इनकी सरकार नहीं बनी। पब्लिक किस तरह परसीव करेगी उस पर निर्भर। अभी मैं समझता हूं जो सत्ता पक्ष है वो अपना घोषणा पत्र लेकर के नहीं आया है। अब उस घोषणा पत्र में इनको काउंटर करने के लिए वो क्या लेकर के आएंगे, तो राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो किधर मुड़ेंगी ये अभी से कहना मुश्किल है। पर ये मैं मानता हूं कि अगर ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हो सके, और जैसा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने कहा, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम होगा। और अब ये सत्ता में कितना ले जाएगा, सत्ता की सीढ़ी में कितना ले जाएगा, ये तो बहुत जटिल वातावरण निर्मित हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर स्कीम की बात करें, जैसा कि रंजीव जी कह रहे हैं कि इसे बाकी स्कीम से अलग हटके वो देखते हैं और इसमें कुछ मौलिकता है और वाकई इसका फायदा होगा। देखिए, अगर इसको रोजगार परक बनाएंगे तब तो इसका उपयोग है, नहीं तो भारत देश में लोग समझेंगे कि भाई ऐसा है, कुछ मत करो, और एक तरह से पेंशन आ रही है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टैक्स पेयर्स मनी है, इसको फ्री में देते जाइए, देश जो है इससे डेफिसिट में जाएगा, नेशनल इकोनॉमी को नुकसान होगा। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की फ्री शॉप्स नहीं बांटने चाहिए, ये पॉलिटिकल डेंजर है देश के लिए, ये ठीक नहीं होता है। पर ठीक है, अब राजनीति इस प्रकार की चल रही है तो राजनीतिक दलों को अधिकार है कि वो अपनी बात को कहें। मेरा ये मानना है कि अगर ये रोजगार परक हो तभी ये ठीक है, अन्यथा तो लोग यही समझेंगे कि साहब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब मुफ्त में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है चलने दीजिए इसको। इस बात पर मुझे लगता है कि भरत गांधी जी आपको अपना बयान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इस तरह की मांग पहले उठाई है। जो मांग आपने उठाई है उसके पीछे तर्क क्या रहा आपका, और आज जो कांग्रेस ये कह रही है कि वो अगर चुनाव जीतती है तो इस तरह का एक इनकम सपोर्ट वो लोगों को मुहैया कराएगी, क्या वो वाकई कारगर होगा जमीन पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए? देखिए, पहले तो इस पूरे मामले को एक नए तरीके से देखना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो परंपरागत रोजगार की स्कीम थी कि लोग काम करेंगे, धंधा बिजनेस करेंगे और उसमें से उन्हें 2 पैसा मिलेगा, पहले तो इसका उस बात से कोई भी लेना देना नहीं, 0% भी नहीं है। इससे दिमाग बिल्कुल अलग पैराडाइम बना के सोचिए। पहले तो 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के बाद फाइनली ये हो गया तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्स फ्री और टेरिफ फ्री हो गए। ऐसी स्थिति में कंट्री की इकोनॉमी में फॉरेन कंपटीशन करना मजबूरी हो गई, और वो फॉरेन कंपटीशन करने के लिए ऑटोमेटिक प्रोडक्शन जरूरी हो गया। अगर आप देश में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो मशीनों से ही उत्पादन करना पड़ेगा। एजुकेटेड आदमी का काम फाइनली ऑटोमेशन और कंप्यूटर खींच चुका है, खत्म कर चुका है, और जो कम पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनका काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी मशीन खत्म हो चुकी है। अब रोजगार मिलना थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल की बात तो छोड़ो,
ये कहने की तो बात दुनिया कहती रही 50 साल से रोजगार देंगे। जो लोग देने की बातें करते हैं आप ही चले जाओ, दे दो कोई रास्ता हो तो। नहीं, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि इस स्कीम के बाद ये भी एक संभावना बनती है कि लोग काम नहीं करना चाहेंगे। भाई सुनो, देखो इस पर हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। पहले बात देखो, यह 2005 में मैंने ही भारत के 137 सांसदों से यही प्रस्ताव संसद में पेश कराया था। उसी को राहुल गांधी जी ने आज 15 साल बाद तोड़ मरोड़ के पेश नहीं, किया। आपका ये कहना था कि वोटर्स के लिए, वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए पैसे आने चाहिए। हमने ये कहा था कि अब बेरोजगार के नाम पर अगर आप देने की बात करेंगे तो वो भीख होगा, एक भिक्षा होगी। हमने लोकतंत्र से इसको लिंक किया है कि यह पूरा कंट्री एक कंपनी है, एक ज्वाइंट स्टॉक है, और ये जो वोटर है इसका शेयर होल्डर है। अगर कंपनी मुनाफे में जाएगी तो प्रत्येक वोटर को उसका डिविडेंड मिलना चाहिए, और अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो नुकसान होना चाहिए। ये कंट्री एक ज्वाइंट स्टॉक है। एक करके जवाब दीजिए मेरी बात का, क्योंकि पॉइंटेड जो है दर्शकों के सामने होना चाहिए, क्योंकि आज हम उस स्कीम की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी लेकर आए हैं और उसी के इर्द गिर्द हम रहे हैं। ये जो अभी कहा जा रहा है, ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इस तरह की स्कीम्स जो है वो रोजगार परक हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो क्या होता है कि लोगों को ये मुगालता होता है कि ठीक है हर महीने इतने पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, तो काम करने की जो अभिरुचि है वो कम हो जाती है। दो बातें इस बारे में, रोजगार के मसले पर दो बात। पहले तो यह स्कीम ब्राजील में इंप्लीमेंटेड है, यह अलास्का में चल रही है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे थे कि दुनिया में कहीं नहीं। अरे भाई, राहुल गांधी जी के कहने से दुनिया में नहीं चलती ना। अच्छा, अलास्का में चल रही है, नामीबिया में चल रही है, और ब्राजील में चल रही है। वहां डेमोग्रेंट के नाम से चल रही है और बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से नेट पर सर्च करो, लाखों पेजेज हैं। दुनिया के 70 कंट्रीज में यह मूवमेंट चल रहा है। चाइना गवर्नमेंट अपनी कंट्री को फ्री मनी देने जा रहा है। भारत की संसद में 137 सांसद 2005 to 8 इसको पेश कर चुके हैं। फायदा होगा इससे जी, फायदा होगा इस पर 100% फायदा होगा। यह खुशी की बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जनता का खून पी करके कारपोरेट को पहुंचाने के लिए बनी थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कारपोरेट का खून पी के जनता तक पहुंचाने की एक युग शुरू हुआ है। इस युग की शुरुआत के लिए हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए, लेकिन मुझे राहुल गांधी की घोषणा से दुख है। अच्छा, आप कहेंगे दुख क्यों है? दुख यह है कि उन्होंने अभी भी यह नहीं बताया कि यह लोकतंत्र की नई परिभाषा है, और यह व्यक्ति के भीख नहीं है, यह उसका इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिविडेंड है, और वो डिविडेंड डिसाइड होना चाहिए कि कितना। आपके कहने से 6000 नहीं होगा। हमने 5896 रुपया, दरअसल हमारी ही पुस्तकों से कांग्रेस ने कॉपी किया है। वो कॉपी इसलिए किया है, कभी हरीश रावत जी हमारे कार्यक्रम में आसाम में आए थे, वहां लंबा डिस्कशन हुआ है। राहुल गांधी का, कांग्रेस का, हमारी ही पुस्तकों पर आज कई महीने चर्चा चल रही है। इस बात के लिए राहुल गांधी जी का धन्यवाद कि उन्होंने घोषणा की, लेकिन इस बात का दुख है कि उन्होंने आधी अधूरी घोषणा। ठीक है, योजना कहीं से भी निकली, उन्हें आइडिया कहां से आएगी हमारे डिस्कशन का मैटर नहीं है। ये कितना लाभकर होगा लोगों के लिए? ये देखो 100% लाभकर होगा। व्यक्ति के जेब में पैसा आता है, अगर बेरोजगार के आ गया तो उसका दिमाग और हाथ दोनों बंद रहता है। अच्छा। जैसे पैसा जाएगा, हाथ भले बंद रहे, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। यानी आदमी माइंड को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और इससे वो क्रिएटिव हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक बेरोजगार निकम्मे से अच्छा है कि पैसे वाला निकम्मा। पैसे वाला निकम्मा हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। यह बात दुनिया में प्रमाणित हो गई है। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने 2006, 7, 8, 9, 11, 10, 11 5 ईयर्स इस पर रिसर्च किया है। यह राहुल गांधी की बात अचानक नहीं आई है, इस पर 15 साल का लंबा एक इतिहास है पार्लियामेंट के। आप इंटरनेट पर सर्च करें वोटरशिप के नाम से, बहुत सारे लाखों पेज आएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट जो किसान सम्मान निधि की बात है, जो बीजेपी ने ये स्कीम लॉन्च की है, बीजेपी सरकार ने, वो भी आप इसी तरह से देखते हैं या फिर कुछ फर्क है? देखिए, इस मामले में मैं एक बात कहूंगा। अभी प्रसाद जी बोल रहे थे, रविशंकर प्रसाद जी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये 6000 रुपया या 12000 की गारंटी मिल जाएगा तो उनकी छाती पर सांप लौट जाएगा। ये रविशंकर जी को कम से कम थोड़ा सा संसद के डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 50 MP इसमें शामिल हैं पहले से इस अभियान में, और खुद भगत सिंह कोश्यारी जो पहले मुख्यमंत्री थे, वही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिसके अंडर में सारी रिसर्च हुई है। और इसलिए भाजपा को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी जनहित में काम हो रहा है, खुद मोदी जी ने जनधन योजना चालू इसीलिए की थी।
वही संसद का ठीक है, डॉक्यूमेंट जनधन योजना चालू की उन्होंने, किसान सम्मान निधि की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैं सवाल करती हूँ आपसे विनोद भारती जी की आप कम से कम स्वागत तो करेंगे कि ये अच्छी योजना है, और जो इसका पूरा प्रारूप है, जो कह रहे हैं राहुल गांधी, अगर वो वाकई इंप्लीमेंट होता है तो लोगों को फायदा होगा, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए सुब्रा जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी तमाम योजनाएं, रोजगार परक योजनाएं भारत में लागू किया, जैसे कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। इन तमाम योजनाओं के द्वारा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को रोजगार देने का ही काम किए हैं, और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और प्रशिक्षित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित होके तमाम युवा वो हुआ, तमाम युवा रोजगार में आए हैं। और देखिए, ये मात्र कोरी ये जुमलेबाजी ही है। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह की कोई योजना ला सकते हैं। और देखिए, तमाम जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 16,63,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अगर 12,000 गारंटीड इनकम हो जाती है गरीब परिवारों की, तो इस योजना का आप स्वागत करते हैं ना? देखिए, पहली बात तो राहुल जी इस योजना को ठीक से अभी जैसे जिस तरह से वो कहे हैं, 12,000 कहे हैं, ठीक, 72,000 सलीना कह रहे हैं, 12,000 महीना कह रहे हैं। इस लिहाज से तो अभी तो देखिए उनकी घोषणा ही गलत है। एक 12,000 तक उसे पहुंचाया जाएगा। जिस आदमी को कैलकुलेशन नहीं पता है, उस योजना को जमीन पे उतारेगा कैसे? अच्छा, इस पर इनकी घोषणा पे ही आपत्ति है, वो लाएंगे क्या? नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस पर कुछ कह रहे हैं इसी योजना पर, हम जरा उनको सुन लेते हैं पहले। वो फिस्कल डेफिसिट अपना वो 6 पे कमीशन और फार्म वेवर लोन वगैरह करके फिस्कल डेफिसिट को 2.5% से 6% पहुंचा दिया। तो ये उस पद्धति में ये एक अगली कड़ी है, वो ये कि राहुल गांधी जी बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ ये बात की सोचे कि इसका वित्तीय असर क्या होगा, इसका कितना बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, कैसे इस स्कीम से जो है वो हम लोग 4 कदम पीछे हट जाएंगे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के आपने देखा होगा कि कोई भी डिटेल दिए नहीं गए हैं, और ये कहना आसानी है कि 72,000 रुपये हम निम्न 20% लोगों को देंगे, तो उसमें अब ये भी नहीं पता कि वो एक परिवार के 5 सदस्य को या 4.5 सदस्य को देंगे, या सिर्फ 2 सदस्यों को देंगे जो कि प्रौढ़ हैं, जो कि मतलब एडल्ट हैं। ये भी नहीं उसके बारे में समझ में आता कि वो 20% उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। और आपको ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल विदित होगा कि इसका जिन लोगों ने यूबीआई की बात की थी वो ये की थी कि बाकी सारी सब्सिडीज़ हटा के इसको लगाएं, तब ये शायद चल सकती है। ऐसा तो कुछ उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके ऊपर से हम ये और कर देंगे। तो वित्तीय घाटा मेरे ख्याल में 3.5% से हटकर अब शायद 6% हो जाएगा, और उसके एक स्ट्रोक में वो ये होगा कि उससे जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारी, वो हमारे क्रेडिट को जो रेटिंग है वो कहीं बिल्कुल वो जंक स्टेटस पे ले आएंगे, जिससे कि हमें ऋण मिलना बाहर से बंद हो जाएगा, और हमारे इन्वेस्टमेंट का, निवेश के लिए जो ब्याज की दरें हैं वो आसमान को छुएंगी, और निवेश पूरा बंद हो जाएगा। सर, उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया के अर्थशास्त्रियों से बात करी है, उसके बाद ये स्कीम का अनाउंसमेंट करा। आप एक अर्थशास्त्री हैं, तो आपको उनकी इस वादे पर संदेह क्यों है? मुझे उनके वादे पे ऐसे संदेह है कि वो मेरे ख्याल में जिन अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं वो शायद हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, और वो सब विदेशी आधार के लोग हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी अंदाज़ा है कि ऐसे किन लोगों से उन्होंने बात की होगी, मगर मेरी उम्मीद ये है कि वो कुछ ऐसे अर्थशास्त्रियों से बात करें जिनकी जड़ें इसी ज़मीन पर हैं और जो कि यहाँ की सच्चाई को समझते हैं। मुझे देखिए उस बात पे, हर बात पे संदेश होता है जो कि दूसरे लोग बाहर के कह कर हमें समझाएं और हम उनको अपनाने की कोशिश करें। और इसमें जो बाहर के अर्थशास्त्री हैं वो भी आप देखिए ना, उन्होंने भी आज तक इस स्कीम को 1 या 2 अर्थव्यवस्थाओं में इसको लागू कर पाए। वो फिनलैंड में बहुत ही छोटे तरीके से लागू हुई है, कनाडा में कह रहे हैं लोग कि इसको ख़त्म ही कर देंगे वगैरह। तो ये जो है ना,
हम लोग को, हमारे देश को एक अर्थशास्त्रियों की एक एक्सपेरिमेंट लैब बना लेना तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इसमें हम ही लोगों को नुकसान होगा। और इसमें बात करना चाहिए कि हम कितनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को किस गति से बढ़ाएंगे, हम अर्थव्यवस्था को कैसे जो है वो रोज़गार उसमें जनरेट करेंगे, कैसे हम अपनी जो पब्लिक सर्विसेज है, मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कृषि है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। उस सब की जगह ये एक तरह से इस तरह की लॉलीपॉप देना, वो वही वाली बात है जो 1966 वाली। सर आपकी भी सरकार ने पीएम किसान योजना और इन्होंने जो है, देखिए इनकी बराबरी करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि उसमें एक तो ये कि सबसे छोटे और जो मार्जिनल किसान हैं उनके लिए वो जो बात की गई है, उनको साफ उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और किसान को, क्योंकि इस समय, और वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी इसलिए है कि जैसे जैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हम उसके लिए नई नीतियां बना रहे हैं, हम कृषि को जो है वो उसका नवीनीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ये जो इनका जो स्कीम है वो ये है कि अब कर दिया तो हमेशा भविष्य के लिए ये चलता रहेगा, साल दर साल चलता रहेगा। और तो ये कहा जा रहा है सुशील जी कि जिन लोगों ने ये योजना बनाई है या फिर जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें शायद ज़मीनी हालात का पता नहीं है और पहले ज़मीनी हालात का पता करना चाहिए। और बहुत ही सारी आशंकाएं व्यक्त की हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा आपसे कुछ देर पहले कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गति जो है धीमी हो जाएगी, निवेश नहीं आएगा, जो रेटिंग है वो घट जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था की, लोन्स नहीं मिलेंगे, वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। बताइए, ये सब नहीं सोच रहे हैं क्या राहुल गांधी? नीति आयोग के चेयरमैन की बाइट देख के लगा काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। उनकी चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि रात को 2 बजे सीबीआई चीफ की तरह ट्रांसफर ना कर दिए जाएं, ऐसा ना हो कि बाद के पेंशन की भी व्यवस्था ना बचे। जो भी चीजें उन्होंने दी उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से नहीं हूं, किंतु कुछ प्रसिद्धतम अर्थशास्त्रियों के सकारात्मक संदेश भी आए हैं। तो एक्सपर्टाइज जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोई निष्पक्ष व्यक्ति दे सकता है, और कोई भी किसी चीज से बायस्ड है और या किसी प्रेशराइज होकर कोई चीज कह रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरी चीज, उन्होंने जैसे प्रमुखता से कहा कि वो विदेश की जमीन पर ज्यादा रहते हैं, हो सकता है वो सुबह शाखा अटेंड करते हो या किसी विचारधारा से प्रेरित हो या कोई अन्य इसके पीछे अन्यत्र कारण हो। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल में और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसके तमाम पक्षों को जिक्र किया। दूसरा, बीजेपी के जो साथी हैं उन्होंने भी कहा, तो हजारों करोड़ रुपया हम अपने साथियों के माध्यम से बाहर की बैंकों में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम अलग एंटीगुआ की सिटीजनशिप दिला सकते हैं, हम दावोस के महासम्मेलन में अपने साथियों को लेके जा सकते हैं, हम कॉर्पोरेट्स को और सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई स्कीम आती है तो सिर्फ हम इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि उसकी घोषणा राहुल गांधी जी ने की है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक दे रहे हैं या कुछ फेक एंड फॉल्स कॉजेस दे रहे हैं। तो मोदी जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जेटली जी और रविशंकर प्रसाद जी, तो दोषारोपण, आरोप और प्रत्यारोप से हटकर अगर हम विषय संगत रहें और लोगों के हितों के बारे में सोचें निष्पक्ष होकर, तो मुझे लगता है कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रंजीव जी, अभी जो हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को सुना, 2 तरह की बातें हैं। एक तो सियासी पहलू है उसका, जिसे हम नजरअंदाज भी अगर कर दें, लेकिन जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो आशंकाएं वो जता रहे हैं, क्या उन्हें भी नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर उन्होंने ये कहा कि 1966 जैसी बात है या फिर लॉलीपॉप देने की बात है, वो दूसरी चीज है, उसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं कि पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाएगी या फिर वित्तीय घाटा जो है वो बढ़ जाएगा, इतनी बड़ी रकम अगर दी जाती है, अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तो क्या वाकई इस तरह की आशंकाओं से बचा जा सकता है? देखिए, ये जो आपके सवाल का है हिस्सा, मैं उस पर अभी आता हूँ, लेकिन अभी मैं भी देख रहा था जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान जो आ रहा था। देखिए, नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिस तरीके से राजीव कुमार जी रिएक्शन दे रहे थे, वो लग रहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह बयान दे रहे थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आया कि वो ऐसा बयान क्यों दे रहे थे। उनको अगर वो आंकड़े के आधार पर जो बातें उन्होंने कही उतने तक सीमित रखते तो होता कि ठीक है, एक एक्सपर्ट के नाते उन्होंने बात कही। लेकिन जिस तरीके से आउट एंड आउट वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस को या राहुल गांधी को कंडेम कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये सब विदेश के लोगों ने किया है, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। देखिए, हम अगर संस्थाओं की गरिमा नहीं रहेगी देश में तो बाकी सारी चीजें बेकार हो जाएगी। ये तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा, अगर वो ये कह रहे हैं कि इससे फिस्कल डिफिसिट और बढ़ेगा तो खतरा तो है ही है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? क्योंकि इसमें जितने पैसे की आवश्यकता बताई जा रही है, अभी उसके आंकड़े पूरी तरीके से नहीं आए हैं। इसका क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, क्या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार शामिल करेगी, जो भी आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की बनती है, तो हमको इन चीजों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निर्विवाद रूप से चूंकि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होगा,
तो इसमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का खतरा तो रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो हमारे अर्थशास्त्री साथी हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इसका इल्हाम अगर हमको आपको है तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस करना चाह रही है तो उन्होंने भी कहीं ना कोई राय मशविरा किया होगा कि कैसे उसको न्यूनतम किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छी बात मैं इसमें ये देखता हूं सुब्रा जी कि कम से कम सिविलियंस के इश्यू पर चुनाव लौट कर आया है। हो ये रहा था कि पिछले 8-10 दिन से, ये महीने भर से हम सर्विसेज यानी सेना उससे जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। अच्छी बात है कि सिविलियंस के मुद्दे पर चुनाव लौटा है, जनता की बेहतरी से जुड़े बात हो रही है, काउंटर आरोप लग रहे हैं और उसके जवाब आ रहे हैं, तो ठीक है, ये अच्छा डिस्कोर्स है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि इस पर बात हो रही है कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम जनता के जीवन में खुशहाली कैसे लाएंगे। तो चुनाव इसी पर होना चाहिए, जिनकी सरकार चली हो ये बताएं कि हमने ये अच्छा किया इसलिए आप मुझे दोबारा चुनिए। जो आना चाहते हैं वो एक पैरेलल नैरेटिव दे, एक वैकल्पिक व्यवस्था दें, बताए कि नहीं हम उनसे भी ज्यादा अच्छा करेंगे। तो चुनाव के लिए इससे अच्छी स्थिति नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि स्वागत ही होगा। बिल्कुल, चूंकि बार बार बात हो रही थी कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं और लोगों की बात होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों की बात होनी चाहिए, उनकी तकलीफों की बात होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने की बात है उससे आप भी इनकार नहीं कर रहे हैं रंजीव जी। और उसे बेहतर समझने के लिए अजय प्रकाश जी, जो अभी कह रहे थे राजीव जी, उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या वाकई जो आशंकाएं हैं उस पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए? देखिए, दो बातों में दो तरीके से इस बात को रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात इस स्कीम की क्या है, ये इट कट्स अक्रॉस ऑल रिलीजियस लाइंस, इट टॉक्स अबाउट कंट्रीमैन। मतलब बात क्या कर रही है, 20% वो लोग जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, गरीब हैं, ये उनके लिए एक स्कीम आ रही है। हाँ, ये अगर हम बात करें कि एकदम से कैसे हम इसका जो है संचय करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, हम उसे कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, तो वो अपने आप में एक जो है ऐसी बात है जिसको हमको देखना पड़ेगा कैसे होगा। अभी इसी में एक बात और भी आई थी हम लोगों के डिस्कशन में, कुछ स्कीम्स क्या बंद कर दी जाएंगी, कुछ सब्सिडीज बंद कर दी जाएंगी। सब्सिडी भी एक समय तक के लिए होनी चाहिए। हमको कोई भी सब्सिडी शायद ये देख करके रखनी चाहिए कि हमने क्या उसमें डेवलपमेंट कर लिया। अगर हमारा उस सब्सिडी में डेवलपमेंट हो गया है तो क्यों ना हम उस सब्सिडी को बंद करके और एक अच्छी तरफ लगाएं। अच्छी तरफ के मतलब जहां हम कमजोर हैं उस जगह के ऊपर उस सब्सिडी को लगाया जाए। तो इसमें शायद उसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर हम नए तरीके से और नए सिरे से उन सब्सिडीज को देख सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, जहां पे फाइनेंशियल एंगल आ रहा है उसमें एक तरफ तो हमको देखना पड़ेगा किस तरीके से हम वो इनकम्स जनरेट कर रहे हैं या फिर हम इनकम्स को रीचैनलाइज कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को देखते हुए हम कैसे जो है भारत को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, अगर उस तरीके से इस योजना को देखा जाएगा तो इसमें हमें लगता है कोई बुराई नहीं है। लेकिन रोजगार परक बनाने की बात हो रही है, ब्रजेश जी भी अभी कह रहे थे कि इस योजना से दिक्कत नहीं, अच्छी बात है इस तरह की स्कीम आ रही है, लेकिन रोजगार परक होना चाहिए इस योजना को। क्या आप देख रहे हैं अभी जो कांग्रेस ने बात कही है, जिस तरह का प्लान उसने रखा है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? देखिए, मैंने इस बात को अभी पहले भी थोड़ा सा इंगित किया था, मैं दोबारा से अब ज्यादा जोर से उस बात को इंगित करता हूं। आप देखिए, जिस जगह के ऊपर इस योजना के बारे में कहा जा रहा था उसमें पहले कहा गया मनरेगा 2, और मनरेगा अपने आप में एक ऐसी योजना थी जिसने किसी प्रकार का रोजगार कुछ समय के लिए जो है रखा था। तो मेरा मानना है जो शायद बाद में चीजें आएंगी ये भी रोजगार परक योजना ही होनी चाहिए, किसी तरीके से रोजगार जो है हम जनरेट करेंगे। हालांकि कुछ चिंताएं ऐसी व्यक्त करी गई कि आने वाले समय में इस वक्त सब कुछ ऑटोमेशन से होता है, लेकिन भारत अभी भी एक इतना बड़ा देश है, इसके अंदर अभी भी इतनी सारी चीजें इस तरीके से रिकॉर्ड, जैसे हम मान लेते हैं एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में जिस जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ठीक है हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक हम ये भी कर सकते हैं कि मैनुअल लेबर को एम्प्लॉय करके उस चीज को आगे बढ़ा सकें। तो मतलब हम उसके एवेन्यूज निकाल सकते हैं। हाँ, सब में कुछ ना कुछ चीजें तो है ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कंप्यूटर तो कभी आया था, लेकिन एआई तो सभी कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम अपनी आर्थिक नीति और एक्सपोर्ट नीति दोनों किस प्रकार से रखते हैं, इकोनॉमिक और एक्सपोर्ट दोनों किस तरीके से देखते हैं कि हम उसमें अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकें और उस रोजगार से हम किस प्रकार से अपने लिए बिल्कुल बार बार ये बात आ रही है। और अभी राजीव जी भी इस बात की तरफ ध्यान दिला रहे थे कि रोजगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं होती है। हालांकि ये बात तो होनी चाहिए और ये आरोप इस सरकार पर भी लगता है कि रोजगार के जो आंकड़े उन्हें छुपाया जाता है, कई बार जितने रोजगार देने के वादे किए गए थे उस आंकड़े पर भी सवाल खड़ा होता है।
लेकिन हाँ, इस बात में जरूर दम है कि रोजगार बढ़ाने की बात पर तमाम पार्टियों का फोकस होना चाहिए, जॉब क्रिएशन पर फोकस होना चाहिए। क्या इस तरह की स्कीम से उस फोकस में कमी आती है ब्रजेश जी? देखिए, मैं समझता हूं कि दो चीजें थोड़ा सा इसमें क्लियर करनी है। एक तो ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वभौमिक न्यूनतम आय से ये स्कीम बिल्कुल अलग है। मैं देख रहा हूं कि अगर आप 12,000 रुपए देते हैं और साल भर में मैक्सिमम 72,000 रुपए देते हैं तो वो 6,000 रुपए हो जाता है। माने अगर आप 6,000 रुपए का काम करेंगे तो 6,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो घूम फिर करके ये 6,000 रुपए हो जाता है। एक गरीब आदमी के यहाँ अगर 5 सदस्य हैं तो 500 रुपए हो गया, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। और मेरा ये मानना है कि देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, इनको झूठ बोलने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं और किसी भी हद तक एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, और पूरा एक तरह से एक तरफा बात करने वाले लोग ये लोग होते हैं। जब मैं समझता हूं कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सब लोग सहमत होंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम बिल्कुल अलग होती है इससे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को इसका भ्रम है तो इस पर बात हो सकती है अलग से। अब रह गया कि ये कितना ग्राउंड पे आएगा। मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की अभी ये जो वर्तमान सरकार है, इसने कहा कि हम जो है साल भर में 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में डाल रहे हैं जिनकी 3 एकड़ से कम जमीन है। तो ये तो वैसी ही लग रही है मुझको। तो यहाँ पे अंतर कहाँ है? 12,000 रुपए महीने है या 72,000 रुपए साल है? अगर 12,000 रुपए महीने न्यूनतम है तो फिर 1,44,000 रुपए हो जाता है साल भर का। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखना, और मेरा ये मानना है कि अगर इसको रिस्पॉन्सिबली लाना ही था तो इसको 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, देश इसको सुनना चाहता था। मेरी सलाह ये है कि भाई इसको आप पूरा विवरण लेकर के आते, आपके पास बहुत बड़े बड़े विद्वान वो लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर से। 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक प्रकार की घबराहट सी दिखाई पड़ रही कि हम पहले इसको बोल दें, हम इसका डिटेल बाद में लेकर के आएंगे। ये एक डेंजरस सिचुएशन है लोकतंत्र के लिए। किसी भी राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी हो। तो मैं समझता हूं कि इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम से कंफ्यूज ना किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये हो जाता है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपकी चाहे जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, अब उसका एक बेसिक इनकम होना चाहिए, वो गवर्नमेंट दे और वो गवर्नमेंट उसका फंड बनाए। वो एक अलग चीज है। ऐसा अमेरिका में है, वहां पे एजेड लोगों को देते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम में पेंशन देते हैं। जो लोग नौकरी छोड़ देते हैं 25 साल 20 साल नौकरी करके, उनको बेसिक इनकम देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है भी कि नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी रूपरेखा एक बहुत क्लियर कट होनी चाहिए और कांग्रेस को सुना जाएगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रही है कांग्रेस की, अभी 2-3 दिन में कुछ और भी इसके जो डिटेल्स हैं वो लोगों के सामने रखे जाएंगे। लेकिन भरत गांधी जी, आप चूंकि लंबे वक्त से इस तरह की स्कीम्स की पैरोकारी करते आए हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या एहतियात बरतना चाहिए जिससे इस तरह की स्कीम्स जो है रोजगार परक भी रहें? और जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कि अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, उस पर बोझ पड़ेगा और बाकी कई तरह के घाटों की वो बात कर रहे थे, उनका क्या? देखिए, पहले तो अभी हमारे मित्र रंजीव जी कह रहे थे कि मुद्दा पहली बार जनता से जुड़ा चुनाव, इसके लिए सब लोग खुशियां मनाइए कि ऐसा ही कुछ बीजेपी भी करे। नंबर 1। नंबर 2 कि अभी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो बिल्कुल भी अपनी संवैधानिक गरिमा को गिरा के बात कर रहे थे। ये उनकी जुबान से स्पष्ट था। उनको इतनी भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि कनाडा में किसी भी तरह की इस तरह की स्कीम नहीं चल रही है। वहां सोशल सिक्योरिटी पर सैकड़ों स्कीम्स हैं, लेकिन डायरेक्ट कैश की कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिनलैंड में कह रहे थे प्रस्ताव गिर गया, ये झूठ है। फिनलैंड में अभी प्रस्ताव विचाराधीन है। 58,000 रुपया महीने देने का प्रस्ताव है, जो संसद शायद 6 महीने के अंदर पास कर देगी। जो प्रस्ताव गिरा है वो स्विट्जरलैंड गिरा है। स्विट्जरलैंड में सही बात है गिर गया, जो नीति आयोग के अध्यक्ष को मालूम नहीं था। कुल मिला के मुझे इस बात से दुख है कि नीति आयोग के अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर हैं, उनको इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। नंबर 3, रोजगार परक चीजें होनी चाहिए, यह स्कीम भी रोजगार परक होनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अच्छा, रोजगार की परिभाषा बदलनी चाहिए। कोई आदमी हमें यह कहे कि तुम मेरे गमले में पानी का फव्वारा मारो दिन भर और मैं शाम को तुमको पैसा दूंगा,
धनधारी का आदेश रोजगार है, ये रोजगार की बड़ी पुरानी परिभाषा है। आज हम टीवी डिबेट में आए हैं, मेरा यह कार्य भी रोजगार माना जाना चाहिए। हम समाज में अच्छी बात सोचें, अच्छा करें, समाज को अच्छा बनाएं। ये जो सोशल सेक्टर है ये इनलार्ज होना चाहिए। व्यक्ति की अपनी सोच पे, अंतरात्मा की आवाज पर जो कुछ भी वह दूसरों के लाभ के लिए करे वह रोजगार माना जाना चाहिए। अब ये धनधारी का आदेश यानी वो तो कह रहे हैं कि पकौड़े बेचने को भी रोजगार मान लो जी, वो तो कह रहे हैं कि पकौड़े बेचने को भी रोजगार मान लो। वो तो पहले से ही था। अच्छा, पकौड़ा बेचना तो पहले से रोजगार था, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग तोते की तरह बात करेंगे कि रोजगार परख होनी चाहिए। रोजगार कर को दिखाओ ना भाई, रोजगार परख करो। इतनी बड़ी मशीनरी लगी है इंडिया की, रोजगार परख नहीं कर पा रही है। देश के करोड़ों आदमी सुसाइड करने को तैयार हैं। हाँ। जिनको रोजगार मिल गया बड़ी खुशी की बात है, जिनको रोजगार नहीं मिला, जो परीक्षा नहीं पास किए, वो क्या पाकिस्तान से जाके मांगे? यानी कि आपका कहना है कि जो सोशल सिस्टम की वजह से पिछड़े हुए लोग हैं या वंचित लोग हैं, उनके लिए अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो उसे इस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए कि रोजगार परखता उसमें कम हो रही है या फिर उन्हें जरूरत है इसलिए ये लाभ उन्हें मिलना चाहिए, ये उनका हक है। हॉस्पिटल में कोई आ गया तो आप ग्लूकोज की बोतल चढ़ाओ, आप ज्यादा तर्क वितर्क मत करो। बीमार हो गए तब पता चलेगी कि आपको ग्लूकोज की बोतल कितनी जरूरी है। लेकिन विनोद भारती जी, आप के पास में बहुत देर से आना जा रही थी और सवाल यही है कि मनरेगा पर तो आप लोगों ने मुहर लगाई है उसका बजट बढ़ा करके, और बार बार कांग्रेस इस बात को कहती रही है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये मनरेगा फेज 2 है। आप लोगों के लिए ये चैलेंज की तरह है? जी देखिए सुब्रा जी, बिल्कुल नहीं। अभी हमारे तमाम राजनीतिक विश्लेषक और शास्त्री हमें ये इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी योजनाएं आ रही हैं वो रोजगार परख होनी चाहिए। और आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना लाए, जैसे कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के तहत बहुत गांव तक जाके तमाम लोगों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो प्रशिक्षित हों और अपने तरीके से उद्योग विकसित करें, कुटीर उद्योग में आए, लघु उद्योग में आए। ये बड़ी सोच थी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। उसके बाद से स्टार्टअप इंडिया को देख लीजिए, ठीक, स्टैंड अप इंडिया देखिए, फिर तमाम जो योजनाएं आई ये किस लिए हैं? रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ही है। आज राहुल जी की सिर्फ ये कोरी घोषणा है और वो भी ठीक से नहीं। ठीक, अभी आप देख लीजिए तमाम योजनाएं जो आई हैं पीछे, वो रोजगार परख ही है, लोगों को रोजगार देने के लिए ही है। हम बड़ी विडंबना है, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो उसको सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 16 करोड़ 63 लाख युवाओं को ऋण दिया गया कि वो उद्योग लगाएं। अगर वो उद्योग लगाते आपको बहुत मौके मिलेंगे ये आंकड़े जनता के सामने रखने के लिए। वो उद्योग लगाते हैं तो वो उससे अकेले तो रोजगार में आएंगे नहीं। अजय जी, चूंकि बात बार-बार इतिहास की हो रही है और जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी, वो 1966 में, ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तमाम योजनाएं, ठीक है, हाँ ठीक है, आपने योजनाएं चलाई है, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप इससे सहमत है कि सहमत नहीं है। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ तो आप अपनी योजनाओं का जिक्र करने लग रहे हैं। आप ये नहीं बता पाए कि वाकई राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि नहीं, अगर इसे इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जाता है तो ये सही योजना है या फिर नहीं है। खैर अजय जी, बार बार जो कि इतिहास की बात हो रही है, 1966 में, चूंकि मैं इसे एक जो पहले हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहती हूँ और बस वक्त मेरे पास बहुत कम है। उस वक्त जिस रोड मैप का इस्तेमाल किया गया था या फिर उस वक्त जो प्रोसेस बताया गया था कि आखिर कैसे हम गरीबी हटाएंगे, अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या ये नयापन आपको लगता है? और आपको लगता है कि हाँ एक पूरे प्लान के साथ आई है पार्टी या फिर पहले की तरह ही है? देखिए, नएपन से ज्यादा जरूरत है भारत में कि कहीं ना कहीं हमको उद्योग अपने बढ़ाने हैं और शायद हम कुटीर उद्योगों के तहत ही बढ़ा सकते हैं उनको, क्योंकि वैसे तो बात होती है जब कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है उसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लग रही, लेकिन अगर सतत विकास चाहिए, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए हमको, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस गरीब के हाथ में पैसा दें।
जब तक हम उस गरीब के हाथ में पैसा नहीं देंगे तब तक हम फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर सकते, तब तक हमारा सतत विकास नहीं हो सकता है। उस मद्देनजर हम ये जरूर कहेंगे कि ये योजना अपने आप में भारत को एक बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया योजना है। ठीक है, यानी कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कांग्रेस ने और बीजेपी के लिए एक चुनौती है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि पहले गरीबी हटाओ फेल हुआ था, इस बार भी सिर्फ ये दिखावा है। और भी आप देखते रहिए, क्योंकि शुरुआत में ही बात हुई कि घोषणा पत्र अभी तमाम पार्टियों के आने बाकी हैं, अभी और भी इस तरह के स्कीम्स, इस तरह की योजनाओं, इस तरह के वादे की बात हो सकती है। चुनावों से पहले बहुत कुछ चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।